क्लास 10 का जो पेपर हुआ है 2023 इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके सभी क्वेश्चनों को आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। ऑप्शन वाले क्वेश्चन चलेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 196 के 196 के अभाज्य गुणनखंड आपको फैक्टर करना है। द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। आपको 196 के 196 के फैक्टर करने हैं और बताना आपको उनकी जो पावर्स होती है उन पावर का सम बताना है, मतलब घातों का सम बताना है। तो 196 को आप टुकड़े करोगे तो 196 होते हैं आपके 196 के टुकड़े करोगे तो इसके टुकड़े होंगे आपके 2 का डिवाइड करेंगे 9 फिर 8 फिर 2 का जाएगा 4 फिर 9 फिर 7 का 7 7 1, मतलब 2 का भाग दोगे तो 98 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 49 बार, फिर 7 का भाग जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। तो इसमें घातें की आपको सम बताना है। तो इसमें 2 की घात 2 और 7 की घात 2 है तो घातों का सम हो जाएगा 2 की घात 2, मतलब की घात हो जाएगी आपके 4। इसका ऑप्शन सी इज राइट। इसका सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। अगर आपके इक्वल ऑफ मूल आपके समान हो, जो इसका हल है वैल्यू है वो आपके इक्वल होनी चाहिए, तो क्या होता है, तो कंडीशन क्या लागू होती है, तो कंडीशन लागू होती है आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान अगर 0 पर हो, मूल समान है मतलब इसका मान जो आएगा वो 0 होगा, तो क्या होगा, तो के का मान, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए 0। तो आपको के का मान बताना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, के एक्स प्लस 4 बराबर आपका 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 तो आपके मूल समान होते हैं, तो हमने इसको रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम एक बी का मान रखेंगे, तो बी का मान अपने पास है यहाँ होता है वो होता है ए का मान, एक्स के साथ में होता है वो बी का मान, और जो लास्ट में सिंगल होता है वो होता है आपका सी का मान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी का मान, बी का स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 4, ए का मान 1 और सी का मान आपका 4, तो बराबर आपका 0। तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर बराबर ये हो जाए 4 इंटू 4 16, माइनस का 16 उधर गए तो आपका हो जाएगा प्लस का 16, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लग जाएगा रूट, और रूट क्या होता है, के का मान होता है 16 होता है आपके 4 का मान। अब रूट हमेशा क्या होता है प्लस माइनस दोनों, तो आपका जो के का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस के और माइनस के 4 माइनस के 4, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह आपका थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछिए बिंदु 3 और 4 वाई एक्स से दूरी, आपको डिस्टेंस बतानी है 3 और 4 वाई एक्सिस के, 3 और 4 वाई एक्स की दूरी बतानी। अगर वाई का पूछा है तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, मतलब कि 3 आंसर आ जाएगा आपका, थर्ड वाले का क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 4 वाला क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 11, 3x प्लस 2y बराबर आपका 11, 3x प्लस 2y बराबर 11। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा आपको संतुष्ट करता है। अगर x का मान पहले हम दे रखा है 1 और 4, x का मान 1 और y का मान 4, मैं पहला वाला ऑप्शन लगा के देखता हूँ क्या इसका ऑप्शन बराबर हो रहा है, मतलब दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम x का मान रखते हैं 1, तो 3 x का मान रख दिया हमने 1, और y का मान दे रखा पहला ऑप्शन में 4, तो y का मान रख देते हैं हम 4। तो क्या आ रहा है आपका दोनों इस साइड बराबर हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8 बराबर 11, 8 और 3 11 बराबर 11। क्या दोनों ऑप्शन बराबर आ रहे हैं, तो यस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट इसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पे विभक्तीकरण दे रखा आपको, विभक्तीकर क्या होता है, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी इन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है पहले क्वेश्चन में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला अगर इसका वैल्यू बताएंगे, अगर इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको बोलते हैं हम विभक्तीकर। तो फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वेश्चन दे रखा है आपका 3√3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का √3 या √3 आपका दे रखा है बराबर आपका 0। तो इसका भी वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है, तो दे रखा है बराबर लगाते हैं 0।
अब इसका वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू, बी का मान, पहला मान ए का, फिर बी का, फिर आपका सी का वैल्यू रख देते हैं। बी का मान है अपने पास 10, 10 का स्क्वायर माइनस बी 4 का 4, ए का मान क्या अपने पास 3√3, तो हम रख देंगे 3√3, और सी का मान अपने पास है √3। इसको सोल्व करके देखते क्या आता है इसका आंसर। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 4 को 3 से किया 12, 12 को √3 से करें 3, 12 को 3 से करेंगे हो जाएगा आपका 36, √3 को 3 से करेंगे तो 3, 3 को 3 से किया तो 9, और 9 को 4 से करेंगे तो 36 आएगा आपका। तो 100 में से 36 आएगा तो आपके बचेंगे 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 आंसर ऑप्शन दे रखा है, विविध आंसर आपका, तो आंसर आपका डी हो जाएगा 64, 64। इसी प्रकार आपका 6 वाला क्वेश्चन है, यदि 18 ए बी और माइनस के 3 समांतर श्रेणी में तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी दे रखी है, और जब भी समांतर श्रेणी में जितने भी पद दे रखे हैं तो सबसे पहले आप देखो लास्ट में कौन या बीच में जो भी पद दे रखा है, तो इसमें आपको आखिरी पद दे रखा है वो दे रखा है चौथा, पहला पद 18, दूसरा पद ए और तीसरा पद बी, और आपका चौथा पद है वो दे रखा है 4 टर्म इज माइनस का 3 दे रखा है। और समांतर अरिथमेटिक प्रोसेस है, a प्लस बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इस a और b की वैल्यू यहां से निकाल लो, फिर उसको दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं a1 a2 a3 a4 अपने पास दे रखा a4, चौथा पद दे रखा है, तो चौथा पद के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है आपका बराबर आपका an, ये होता है आपका, अगर आपके कोई भी पद दे रखा हो या a का मान या d का मान, जब भी हमें निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। a का मान दे रखा अपने पास 18, और n का मान, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, तो n का मान हो गया आपका 4, माइनस का 1, d का मान अपने पास नहीं दे रखा है, सॉरी d का मान नहीं दे रखा अपने पास, तो d का मान रख देंगे d, और कितना चौथा पद कितना है इसमें, चौथा पद दे रखा आपका माइनस an का मान, ये तो गया आपका an का मान, और ये हो गया आपका a का मान, a का मतलब पहला पद, ये वाला a तो ऑप्शन दे दिया, वैसे a का मान होता है वो पहला पद होता है। तो 18 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ हो गए 4 में से एक गया 3d, और ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 18, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का हो जाएंगे आपके 21, तो 3 गुणा में उधर गए तो भाग में, तो d की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके माइनस का 7, d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7, माइनस का 7 d की वैल्यू हो गई, तो d की वैल्यू यहाँ रख दो, और हमें निकालना पहले दूसरा पद, हम निकालते पहले दूसरा, फिर निकालेंगे हम तीसरा। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में d का मान जोड़ दो, पहला पद क्या है 18, हम क्या जोड़ेंगे, d का मान अपने पास माइनस का 7 आया, तो माइनस का 7 जोड़ देंगे, तो 18 प्लस माइनस माइनस, 18 माइनस 7 मतलब कि आपका दूसरा पद आ जाएगा वो हो जाएगा 11, और तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद में d का मान जोड़ देंगे, दूसरा पद आया अपने पास 11 प्लस प्लस माइनस का 7 जोड़ेंगे इसके अंदर, तो 11 प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 गया तो हो जाएगी आपके अगला मान आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, तीसरा पद आ जाएगा आपके पास 4, दूसरा पद 11 और तीसरा पद आपके 4, तो हमें क्या निकालना है, दूसरा और तीसरा पद जोड़ना है, तो 11 और 4 15, 15 आपके ऑप्शन सी में दे रखे, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा अगला 7वां क्वेश्चन दे रखा है, 3 सेक 45 कोस 45, 3 सेक 45 और कोस 45, तो 3 सेक 45 और कोस, इसका जो आंसर होगा आपके 6 वाले का, इसका आंसर आ जाएगा 15, आपका आंसर हो जाएगा कि 11 प्लस 4 इज 15, आपका आंसर आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है 3 सेक कोस 45 और सेक 45, 3 का 3 रख देते हैं। अब सेक का मान देखो, सेक का 45 का मान होता है वो होता है आपका √2, और कोस 45 का मान होता है वो होता है आपका 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपके सी डी के अंदर दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 7 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन दे रखा है, पहले का 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि वर्त की वह जीवा, वर्त की जो आपका वर्त होता है उसकी वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से दुगनी हो, मतलब वर्त की त्रिज्या क्या होती है, ये लो वर्त की त्रिज्या,
इसका दुगुना क्या कहलाते हैं हम, और दुगुने को कहते हैं हम व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन व्यास, बी इसका आंसर हो जाएगा। डायमीटर इज राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वां क्वेश्चन। पहले का एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वर्त की परिधि का सूत्र होता है आपके पास 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के अंदर आप वैल्यू रख दो, जिसे दे रखा 2 पाई आर, ये होता है आपकी वर्त की परिधि का सूत्र। तो वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान इसमें दे रखा है, वो दे रखा 3.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा आपका 10। 7 का एकम 7, 7 5 की होती है आपकी 35 होती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो बच गए आपके आंसर 22। तो 22 आपके आंसर दे रखा है, बी में दे रखा है, तो 22 ही जाएगा आपका राइट आंसर। 22 इज राइट आंसर। घन का संपूर्ण, अगला 10वां क्वेश्चन है इसका। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करें, सूत्र क्या होता है, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। किसका होता है, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको भुजा पूछी है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 486 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। और 6 का 6, भुजा ज्ञात करनी तो भुजा का भुजा स्क्वायर लगा दो, ये 6 गुना उधर गए तो भाग में, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 486/6। भाग दो, 6 छंग 36, 7 8 छंग 48 और 6 कम 6, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 81। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लग जाएगा रूट, और 81 किसका रूट होता है, वो होता है आपका 9। तो भुजा बराबर हो जाएगी आपके 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी दे रखा है। इसी प्रकार आपका 11वां क्वेश्चन दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 5 7 4 2 1 4 3 का और 4 का बहुलक बताना है। बहुलक किसे बोलते हैं, बहुलक में जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, वही आपका होता है बहुलक। जैसे इसमें 4 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन आपका सी। लास्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा होता है 5 और 6, तो 4 से बड़ा 5 और 6, तो दो अनुकूल परिणाम बराबर 2 और कुल परिणाम बराबर आपके 6। अब काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आपका आंसर दे रखा है बी ऑप्शन, 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये आपके 12 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपने खाली जगह और वो क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी के दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलो क्वेश्चन एंड द राइट देम इन द आंसर बुक। आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आंसर बुक में करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 95 और 152 का एचसीएफ ज्ञात करना, महत्व समापवर्त ज्ञात करना था। तो 95 और 152 का जो महत्व समापवर्त होगा वो हो जाएगा आपका 19। कैसे होगा, 95 और 152 के आप टुकड़े कर लो, फिर इन दोनों में कॉमन फैक्टर देख लो। जैसे मैं 5 का डिवाइड कर रहा हूं उसको, 5 एकम 5 बच के 4 हो गए 19, 19 एकम 19, 5 एकम 5 बच गए 4 हो गए 45, 45 से 5 का जाएगा 9 बार। अब इसको भी देखो सेम ही, ये जाएगा आपका 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर जाएगा 2 का 4 दूनी 3 दूनी 6, 1 बच गया 8 दूनी 16, फिर जाएगा 2 का 19 बार, फिर जाएगा 2 19 का 1 बार। मतलब इसमें 19 कॉमन आ रहा है, इधर भी 19 कॉमन आ रहा है, इधर भी 19 कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा, वो खाली जगह में पहले आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका 19 19 आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु, मतलब वर्त है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से, वर्त पर आपको कई एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो आप एक वर्त से केवल सिर्फ आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। इस सेकंड में हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 45 का मान बताना है। तो कोस 45 का मान होता है, वो होता है 1/√2। थर्ड वाली खाली जगह में आ जाएगा आपका 1/√2। अगला क्वेश्चन है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। एक तो वर्त और एक आपकी स्पर्श रेखाएं, ये हो गया आपका वर्त, इसके मान लो ये स्पर्श रेखा है,
और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, एक तो वर्त ये रहा और ये आपको स्पर्श बिंदु, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं, जो दोनों में काम आ रहा है उसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगी आपके स्पर्श बिंदु हो जाएगा। लास्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसमें हो जाएगा फोर्थ वाले में हो जाएगा आपके स्पर्श बिंदु। और पांचवी खाली जगह में दे रखा है कि 5 7 9 x का समांतर माध्य बराबर 9 है। एक समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि मतलब जो आपके नंबर दे रखे हैं उन सबको आपको सम ऑफ नंबर्स करने, सभी नंबरों का जोड़ करेंगे और अपोन में क्या करेंगे, बट्टे में राशियों की संख्या, जितने आपके नंबर दे रखे हैं उनको काउंट करना है। जैसे पहला कुछ दे रखा है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x, कितने हो गए नंबर आपके, इनको जोड़ लेंगे और अपोन क्या लिख देंगे 1 2 3 4, कितनी संख्या है वो हो जाएगी आपके 4, बराबर इसका जो माध्य दे रखा है वो दे रखा है आपको 9। तो इसको कर लो, देखो बट्टी में 4 रुपये उधर गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और यहाँ हो गए 5 7 9, इनको प्लस कर लो तो हो जाएगा 9 10 से 16 16 5 21, तो ये हो गया 21 प्लस x बराबर आपका 36। 21 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 21, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15, मतलब 15 वाली आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। लास्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो अंक दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो दो पासे को फेंकने पे आपके जो कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं आपके 36 परिणाम होते हैं। 36 परिणाम में आपको देखना है कि दोनों परिणामों का अगर योग करेंगे तो 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 कब कब आता है, तो ऐसे बात करें 7 आपके 6 बार आते हैं। देख लो कैसे, पहला आता है आपके 6 1 और 6, पहला आता है 1 और 6, फिर हो गया 6 और 1, फिर हो गया 2 और 4 7 करना ना, तो 2 और 5 और 5 और 2, फिर आपके 4 और 3 और 3 और 4, ये आपके होते हैं कुल परिणाम 6। तो 6 बट्टा 36 काटोगे इसको तो हो जाएगा 1/6, मतलब 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके खाली जगह वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर हम चलते हैं अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न, मतलब शॉर्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0, kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल को हम जैसे बोल सकते हैं अपरिमेय रूप से अनेक हल, या उसको बोल सकते हैं अनंत हल, मतलब जितने हल हो सकते हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तब कंडीशन लागू क्या होती है, तब कंडीशन होती है आपकी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। क्योंकि इस क्वेश्चन में c1/c2 हमें नहीं दे रखा है, तो केवल 2 ही दे रखा है, तो मतलब दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा 3x - 2y बराबर 0 और kx + 5y बराबर आपका 0। रख दो वैल्यू इसके अंदर। एक की वैल्यू कितनी है, ये होता है a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2 और ये हो गया आपका b2। a1 का मान हो जाएगा 3 और a2 का मान हो जाएगा k, b1 का मान हो गया -2 और b2 का हो जाएगा आपका 5। तो फिर हम इसको वजह गुणा कर लेंगे तो गए 15, 5 को 3 से क्या 15, -2 को k से करेंगे तो -2k हो जाएगा। ये -2 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -15/2 इज राइट आंसर आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आएगा -15/2। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखे। बड़ा इजी से सूत्र है, -b ± b² - 4ac पूरे के बटे में 2 है। ये होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरे का पहला किया, ये तीसरे का आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का एपी या समान श्रेणी का प्रथम पद ए, मतलब कि जो प्रथम पद है वो तो ए है और सार्वंतर आपका डी है।
तो सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी निकालने का? वो होता है हमें निकालना है पांचवा पद, पांचवा मतलब वहां जो वर्ड आता है वो होता है आपका n का मान। तो पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद मतलब कि n का मान बराबर 5 और a का मान a दे रखा है और d का मान d दे रखा है। तो लगाओ फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d बराबर आपका an। a का मान a रखना है, n का मान 5 तो 5 माइनस 1 और d का मान आपका d। तो d n का मान कौन सा पद निकालना है? 5 हो तो लिख देंगे हम a5। a प्लस 5 में से गए 4, 4 को d से गुणा किया तो हो जाएगा आपका 4d बराबर आपका a5। मतलब a5 निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस 4d बराबर a5 मतलब 5 पद क्या होगा? a प्लस 4d। इसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप होता क्या? पहले समरूप को समझते हैं। जिसका सम मतलब समान, रूप मतलब दिखने में तो एक जैसे होना चाहिए, बाकी चीज माप की अलग करेंगे लेकिन दिखने में इसका आकार स्वरूप होना चाहिए। सौ आकार का मतलब होता है आकार, समरूप आकार एक जैसा होना चाहिए दिखने में। जैसे मान लो एक आपने ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल इस जैसे दिखना जैसा वाला होना चाहिए, चाहे थोड़ा बड़ा चलेगा लेकिन ट्रायंगल दिखने में तो ट्रायंगल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो वो होती है, मतलब कि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार स्वरूप समान होना चाहिए तथा उसे हम क्या बोलते हैं? समरूप आकृति बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या कौन कौन सी आकृति है जो आपके समरूप होती है? एक तो आपका सर्कल, क्योंकि सर्कल अगर दिखने में कैसे भी सर्कल बनाओ वो हमेशा एक जैसा दिखता है। दूसरा स्क्वायर, वर्ग, वर्ग की भी क्या होगा? वर्ग और वर्ग थर्ड वाला आपका समबाहु त्रिभुज, ये तीनों आपके क्या होते हैं? आपके समरूप के आकार। मतलब समरूप की बात करेंगे तो जिनका आकार समान हो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है 2 tan 30, 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। मतलब इसका सॉल्यूशन करना बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का आपकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू रख दो कि tan 30 का मान क्या होता है और बस आपका इजी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रख दो अपने। tan की वैल्यू क्या होती है? एक बार tan की वैल्यू कंफर्म कर लेना कि tan 30 की वैल्यू होती क्या है। तो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√30, 1/√3 सॉरी 1/√3, 2 का 2। tan 30 का मान होता है 1/√3 सॉरी 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 एकम 2 बटा √3। एक का स्क्वायर, एक माइनस एक का स्क्वायर एक होता है और √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3। सिंपल सा है, बट्टे वाली जोड़ को लो, ऊपर वाले को भी छेड़ो मत, ऊपर वाला आपका काम चल रहा है। तो ये हो जाएगा आपके लेस से बोलेंगे इसके अंदर 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर आप तीसरा गुणा कर लो, 3 को 1 से करके नीचे रख दो, 3 एकम 3, 1 को 1 से गुणा किया 1 तो 3 में से गया तो ये बचेगा आपका 2/√3 बटा 2/3। अब ये बट्टे में ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुणा 3 बटा, और गुणा में जाते ही संख्या क्या हो जाती है? ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली आपके ऊपर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√3। लेकिन हमेशा बट्टे में संख्या नहीं होनी चाहिए, बट्टे में रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या कर दो आप, कर दो हरों का परमीकरण, हरों का परमीकरण कर देते हैं। तो मतलब ऊपर नीचे आपको √3 से गुणा करना, मतलब नीचे जो भी संख्या है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 3√3 बटा 3, √3 को √3 से करेंगे तो 3√3, √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3। सेम क्वेश्चन किताब का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर क्या आपका यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ आपके माइनस का साइन है, बाकी सेम सा क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार इसका छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको साफ कर देता हूं। इसका छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपके कि रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो रूट के अंदर दे रखा है, ये आपका इसका छठा क्वेश्चन है तीसरे का,
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान दे रखा है कि थीटा का मान होगा वो होगा आपका 60, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 रख देंगे। आगे लिखा हुआ है तो कोस था, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोस 60 का मान क्या होगा, तो कोस 60 का मान होता है वो होता है आपका 1/2, तो कोस 60 का मान रख देते हैं 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट है तो रूट को हम साथ ले लेते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है आपके 4। सोल्व कर लो, 1/4, 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 एकम 4 माइनस 1, मतलब कि रूट के अंदर 3/4, दोनों रूट में 3 का रूट होता ही नहीं, तो 3 तो रूट में 2, और 4 होता है आपका 2 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका सातवां क्वेश्चन। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची मीनार है तो ये बना दो आप 10 मीटर मीनार, इसकी जो साइज हो गई वो हो गई आपकी 10 मीटर। मीनार के शिखर से, ये आपका मीनार का शिखर से पृथ्वी मतलब ये जमीन हो गई आपके इस तरह से, मीनार से शिखर से पृथ्वी पर, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पे, मान लो पृथ्वी को कोई बिंदु ले लिया, माने यहाँ पे एक बिंदु का अवनमन कोण क्या दे रखा है, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, मतलब यहाँ का जो कोई कोण बनेगा वो कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। अवनमन कोण 30 है, तो बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात करना, मतलब आपको बिंदु से मीनार की दूरी, ये वाली दूरी आपको ज्ञात करना। अगर ये वाला 30 का दे रखा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 30 डिग्री, इसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। ऊपर से देखता है तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखा तो आपका होता है उन्नयन कोण। निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान रख देते हैं इनका। अगर लंब दे रखा है, आधार आपसे पूछा है, लंब दे रखा है और आधार आपसे पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल बटा का से आप देख लेते हैं। लंब और आधार किस में आता है, साइन कोस टेन, वो आते हैं आपके टेन के अंदर लंब बटा आधार। तो लिख दो आप टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। दो में से एक देगा, एक आपसे पूछ लेगा, तो आपसे लंब दे दिया और आपसे आधार पूछ रहा है, तो लंब कितना दे रखा है 10, और आधार कितना दे रखा है इसके अंदर, आधार हमसे अगर नाम लिखो तो नाम लिखो, उसको पूरा करना तो ढंग से ऐसे लिखना, समकोण त्रिभुज ABC से टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टेन थीटा 30 का मान है, अभी आपने देखा था कितना था 1/√3, 1/√3 बराबर लंब कितना आपके पास 10, और आधार आपके पास ज्ञात करना, आधार दे रखा है आपको BC, वजह गुणा कर देते हैं तो BC बराबर हो जाएगा 10√3, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो लंब हो जाएगा आपका, सॉरी आधार हो जाएगा आपका 10√3। इसी प्रकार इसी जैसा एक क्वेश्चन अगला और दे रखा है, सेम सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:1/√3, 1:√3, मतलब एक साइड दे रखी छड़, ये हो गई मान लो आपकी छड़ की लंबाई, और इसकी छाया मान लो छाया हो गई इस तरह से आपकी छाया, तो छाया और लंबाई दोनों दे रखी है, तो अनुपात दे रखा है, इसको एक दिया, इसको आपको दे रखा है √3, और अनुपात जब भी आता है हम अधिकांश क्वेश्चनों में साथ में क्या लगा देते हैं x, मतलब 1x, और ये हो गए आपके √3x। अब हमसे क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब कि आपको ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण आपको बताना है, तो कोण मतलब थीटा का मान बताना है। अपने पास दे रखा है सेम वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है आपका ABC, लंब और आधार दे रखा है, कोण पूछा है, तो लंब और आधार में क्या लगाते हैं हम टेन थीटा, वापिस लिखो समकोण त्रिभुज ABC इसी तरह, और लंब बट्टा आधार हो जाएगा, लंब दे रखा है आपके पास 1/x, टेन थीटा बराबर 1x बटा √3x, x कट जाएगा तो बच गया आपका टेन थीटा बराबर 1/√3। अब टेन थीटा में जाकर देखो 1/√3 किसका मान होता है, तो आपका टेन थीटा में जाओगे तो टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 होता है, अभी हमने किया था 30 का, तो वो होता है आपका मान होता है टेन
1/√3 किसका होता है, तो यहाँ रख देंगे, हम बोलते हैं टेन 30 डिग्री का। 10 से 10 कट गया, और तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो कोण का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और इसका 9वां क्वेश्चन दे रखा है, 9th क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाइए। मतलब आप ये साफ करता हूं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है, और फिर इसकी एक स्पष्ट रेखाओं की रचना करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी मेरे पास, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझा देता हूं कि करना क्या आपको। एक आपको प्रकार खोल के एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है या वर्त बनाना है। इस तरह से जैसे वर्त बनाया, उसका लिखिए केंद्र हो गया O, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 3 सेंटीमीटर। इस तरह से फिर बोला है O को केंद्र मानते हैं, O से 5 सेंटीमीटर दूर। अब ये O गया, यहां से 5, 3 तो ये हो गया, तो यहां से 2 मानो यहां तक, यहां O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P ले। मान लो यहां पर आपने एक P बिंदु लेना, फिर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। फिर आपको क्या करना है, P से मान लो इस वर्त पे 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। कैसे खींचते हैं, सबसे पहले इस रेखा को समद्वि विभाजित करना है, इस रेखा को बराबर 2 भागों में आपको बांटना है। तो इस कैसे बांटते हैं, यहां रखोगे प्रकार को, इच्छा अनुसार खोल लो, ऊपर ऐसे ऊपर चाप, ऐसे नीचे चाप, या इस वाले चाप से ले लो, एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, फिर आप इस रेखा को इस तरह से आप मिला देंगे, सीधा मिलाएंगे प्रकार स्केल से। फिर आप क्या, इतना सा प्रकार खोल के, इतना या इतना बराबर हो जाएगा, खोल के फिर आपको एक दूसरा वर्त इस तरह से, आपको जो पुराने वर्त को काटता हुआ ऐसे बनाना है। जहां जहां आपका वर्त काट रहा है वहां आप चिन्ह लगा लेंगे, और फिर P को इसका नाम दो A और B। फिर आपको P को A से और P को B से मिला दोगे, तो ये जो PA और आपकी PA वो हो जाएगी आपकी वर्त की 2 स्पर्श रेखाएं, और वर्त की स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। इसी प्रकार इसी का 10वां क्वेश्चन भी इसी सेम लेसन का है, रचना वाला, कि 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। 5 सेंटीमीटर स्केल लो, और स्केल से एक 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींच देते हैं। ये हो गया आपके 9th वाला, और ये हो जाएगा आपका 10th वाला। 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड ए बी खींचा मैंने, मान लो इसे नाप के स्केल से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो। फिर इसे 2:3 में विभाजित करना है। इसको क्या करना है, 2:3 में आपको विभाजित करना है, 2:3 में। मतलब इधर वाला हिस्सा 2 का, उधर वाला हिस्सा 3 अनुपात होना चाहिए, 2 और 3 के हिसाब से। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस रेखा के हमें 5 भाग करने हैं, और 2 भाग को इधर और 3 भाग को उधर रखना है। तो यहां करेंगे तो बड़ा काट छाट हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस काम को रफली मान लो नीचे कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस रेखा से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है, और फिर इसके आपको क्या करना है, 5 भाग करने, 5 भागों में इसको 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो पहला प्रकार लो, प्रकार लेके ऐसे 5 आपको चाप काटने, जैसे वाला पहला चाप यहां रखो, पॉइंट यहां से चाप कट गया, फिर यहां रखो प्रकार 2 चाप, फिर यहां रखो 3, फिर यहां से 4, और फिर यहां से 5, और लास्ट वाले चाप को क्या करोगे, स्केल से आप सीधा मिला दो। इसका नाम दो A1, A2, A3, A4 और A5 कर लिया। फिर जो ये रेखा मिलाई आपने, इसके समांतर 2 और 3, मतलब 2 के इसके समांतर आपको ये रेखा खींचनी है। वो कहां खींचनी है, 2 वाले पॉइंट पे A2 पे आपको खींचनी है। वो कैसे खींचते हैं, प्रकार लो, जितना खुला है खोल लो, इच्छा अनुसार एक चाप काट दो, ऐसे यहां से इस पर रखे, एक आप इस तरह से एक चाप काट दो, फिर 2 पे रखो, सेम उतना ही खुला होना चाहिए, एक चाप वापस काट दो। फिर इस वाले चाप को नाप के, इस वाले चाप को इतना हुआ प्रकार, इतना खुला, यहां रख के ऐसे एक चाप काट दो, और फिर आप इसको जो चाप कटा है और उसको A2 को आप सीधा मिला दो, और जो आपकी रेखा आएगी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इधर वाला 2 हो जाएगा, इधर वाला आपका 3 हो जाएगा। और फिर इसको दोनों का नाप लेना, कितना आ रहा है आपका वो आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन अगले चलते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 12 पार्ट का, किसी वर्त का तिर्यकण उस वर्त का चतुर्थांश है। मतलब किसी वर्त है, ये लो वर्त बना दिया, किसी वर्त का तिर्यकण, मान लो ये तिर्यकण, त्रिज्या से बनने वाला खंड, ये तिर्यकण क्या बोल रहा है, तिर्यकण वर्त का चतुर्थांश से। चतुर्थांश का मतलब होता है उस वर्त का चौथा हिस्सा, उस वर्त का चौथा हिस्सा। आगे लिखा हुआ है, तो तिर्यकण में
केंद्र पर बनने वाले कोण, त्रिज्यखंड ये बनाया था हमने, इस त्रिज्यखंड में केंद्र पे बनने वाला कोण बताना है। तो क्योंकि पूरा कोण होता है 360 डिग्री के और 4 होते हैं इसके बराबर भाग करेंगे तो ये कोण बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जो कोण हो जाएगा उस कोण का माप होगा आपके 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, 52 पत्तों की गड्डी है, उससे मतलब अच्छी तरह से फेंटी मार लेते हैं। इस पत्ते में से एक देला होने की प्रायिकता बतानी। उस पत्ते में से पत्ता निकालते हैं और उस पत्ते की देला होने की क्या संभावना है, कितनी संभावना होती है, वो प्रायिकता आपको बतानी है। तो देला कितनी होती है, आप टोटल बात करते हैं। देला मतलब 10 10 नंबर। 10 नंबर कितनी बार आ सकता है, तो 10 नंबर ताश की गड्डी में 4 बार आ सकता है। तो 4/4 बटा अनुकूल परिणाम बराबर 4 और कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे आपके 52। अनुकूल बटा पूरा लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4, कुल परिणामों की संख्या बराबर 52। फिर प्रायिकता सूत्र लगाओ, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा आधा करेंगे तो हो जाएगा 1/13, काटने पे आ जाएगा आपका 1/13 आंसर। पूरा लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 52। फिर प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम आपके 4, कुल परिणाम आपके 52। इसी प्रकार खंड आपका सेक्शन आपका ए कंप्लीट है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा दे रखा है आपका, पहले क्वेश्चन पहले लेसन से दे रखा है। 13/125, 13/125 को दशमलव प्रसार में लिखना है, मतलब दशमलव प्रसार में बदलना है। तो 13 इधर से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, 13/125, तो हम नीचे वाले के टुकड़े कर लो। तो नीचे वाले के टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको दशमलव प्रसार बदलना इजी देगा। देखो कैसे, जितने 5 है उनको 10 बना दो। 10 बनाने के लिए 5 को हमेशा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने 5 है, 3, तो 3 बार आप क्या लिख दोगे, 2 2 2। फिर इसे बढ़ जाएगा आपका, जैसे नीचे गुणा किया तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 से किया तो ऊपर भी आपको 2 से करना पड़ेगा, वरना ऊपर वाला नाराज हो जाएगा आपसे। ये 2 और ये 2। 13 को 2 से गुणा किया 26, 26 को 2 से किया 52, 52 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 104। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 10, मतलब 10 कितनी बार आ गए आपके पास, 3 बार आ गए। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर क्या लगा दो, 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, मतलब कि 0.104 आपका दशमलव प्रसार का क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के शून्य ज्ञात करने। x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस x माइनस 6 के आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 2-3 तरीका होता है, मैं गुणनखंड विधि से आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप AC का मान को, A का मान 1, B का मान 1 और C का मान आपका 6, माइनस के 6। तो AC का मान हो जाएगा 1 गुणा 6 मतलब 6। फिर आपका जो AC का मान है उसके आप टुकड़े कर दो, तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 गुणा 2। अब जो टुकड़े आएंगे उन टुकड़ों को या तो जोड़ लो, तो B के मान के बराबर होना चाहिए, या फिर घटा लो। तो 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 5, B का मान तो 1 है, ये तो 5 ज्यादा हो रहा है तो यहां पर नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो आपको 1 बच जाएगा। तो अब इस 1 जगह क्या लिखना है, 3 और 2, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का आपका 6। क्योंकि 3x माइनस का 1 लाना है तो माइनस का 3 बड़ा है और छोटा प्लस का 2 छोटा रख लेंगे। फिर हम 2 के जोड़े बनाओ और फिर इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 3, क्योंकि 2 बार x है, 1 बार अंदर तो 1 बार बाहर आ गया, माइनस का माइनस, इसका x तो बाहर आ गया तो यहाँ बच गया आपके 3। अब इस वाले जोड़े में भी कॉमन लेते हैं, इस वाले जोड़े में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार आ गया तो ये बच गया x। अब 2 का भाग देंगे 6 में तो वो जाएगा 3 बार, तो जो आपके शून्य का आएंगे वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि शून्य एक तो अंदर वाला जो 6 मार्क है, एक जो बार बच गया वो आपका हो जाएगा शून्य।
x बराबर हो जाएगा, एक तो माइनस का 2 और एक हो जाएगा x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, क्यों उधर भेजेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3 हो गया तो प्लस का 3 हो जाएगा। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति का पता लगाए। मूलों की प्रकृति बतानी है। प्रकृति ज्ञात करने का एक तो विभक्तीकरण वो सूत्र होता है जिसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आएगा तो मूल आपके वास्तविक होते हैं और माइनस में आएगा तो मूल आपके काल्पनिक या वास्तविक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। अगर मूल दोनों में बराबर आ गए, अगर मूल दोनों में बराबर आ गए तब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ट्राई कर लेते हैं क्या आता है आपका आंसर। क्वेश्चन है 6, 4x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 9 बराबर 0, तो लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान देते क्या आता है, ये a का मान, ये b का मान और ये आपका c का मान। a का मान 4, b का मान कितना है माइनस के 12, माइनस का 4, a का मान कितना है 4। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, गलती होगी तो आपसे यही होगी क्योंकि यहाँ पे मान है ना जो माइनस का 9 दे रखा है। अगर किसी ने गलती की होगी तो वो यही करके आएगा क्योंकि इसमें माइनस का है, पर आप गलती से लगाते आपने मान लो डायरेक्ट क्या रख दिया यहाँ पे 9 रख दिया तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। इसको आप गुणा करोगे तो माइनस के 9 से करेंगे तब तो आपका आंसर सही आएगा, वरना फिर आपके आंसर गलत हो सकता है। -12 को -12 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 144, फिर माइनस, माइनस को 4, माइनस के 4 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 16, माइनस के 16 को 9 से करेंगे तो माइनस माइनस के 16 और माइनस के 9 से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर 16 को 9 से करोगे तो हो जाएगा आपका 144। 144 को 144 से प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 288 288। मतलब कि 288 नंबर आ रहा है तो मतलब कि मान प्लस का आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक व मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मतलब जो आंसर आएंगे उसके वो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों आंसर आपके इस तरह से आपके अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, बस यहाँ आपकी गलती हो सकती है जब माइनस का 9 दे रखा है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है 7वां, बिंदु 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आपका मध्य बिंदु क्वेश्चन नंबर 7, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, एक तो देर का 0 0 और एक देर का है 5 -3। मध्य बिंदु मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, मतलब x1 को x1 x2 से जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इसका आ जाएगा मध्य बिंदु। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान है 0 प्लस जोड़ेंगे 5 बटा 2, यह हो जाएगा y1 का मान 0 प्लस करेंगे माइनस के 3 बटा 2, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस लेने वाला माइनस का 3 बटा 2 और प्लस का 5 बटा 2। ये आपका सिंपल सा आंसर थे, 5 बटा 2 और माइनस का 3 बटा 2। इसके बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपके 8वां, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, मतलब कि एक आपके समतल जमीन है, ये लो ये मीनार, ये जमीन है और जमीन पर इस तरह से ये जमीन है, इस जमीन पे एक मीनार खड़ी हुई है। आगे लिखा हुआ है मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया, तो ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई, तो ये मीनार की हो गई, इधर हो जाएगी आपकी मीनार की छाया। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी इस तरह से जो छाया बनेगी जो वो वहां तक हो जाएगी आपकी छाया। आगे लिखा छाया उस स्थिति में, अब स्थिति आगे दे रखी है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मान लो पहले का कोण, मान लो यहां से सूर्य का कोण है मान लो 60 डिग्री दे रखा है, फिर क्या होता है कोण घट जाता है। कोण घटेगा मतलब कि मीनार से दूर चला जाएगा तब कोण घटता है, तो कोण घटेगा मान लो इस तरह से कोण घट जाएगा और कोण क्या हो जाएगा 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो अब क्या कंडीशन दे रखी है, उस स्थिति में छाया की लंबाई 40 मीटर लंबी हो जाती है। मतलब पहले छाया यहां तक थी, फिर कोण बढ़ा तो छाया कहां पहुंच गई, ये दूरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई
40 मीटर बढ़ गई, 40 मीटर आपकी दूरी बढ़ गई। अब देखो हमें पूछा है इसके बाद में कि जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, हमें इसकी ऊंचाई पूछी है। एक बार इसका नाम दो, ये ए ले लो, बी सी और डी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी। दो अब समझ नहीं आया तो ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना उसको एक बार छोड़ दो। हमें पहले देखो इसमें कौन कौन से ट्राइंगल दे रखे हैं, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, तो दोनों ट्राइंगल हम बढ़ा लेते हैं। तो दोनों ट्राइंगल इसको साफ करता हूं मैं, बाकी इस क्वेश्चन डायग्राम वहां बना हुआ है। क्वेश्चन से 8वां करें हम, 8वां क्वेश्चन देखो। फिर हम क्या करेंगे, अपने पास दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं सोचना ज्यादा, डायरेक्ट आपके जितने भी ट्राइंगल हो उन ट्राइंगल में आप लाल बटा कक्का से वो लंब आधार वाली लगा देते हैं। तो मेरे पास दो त्रिभुज है, पहला ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ए बी सी में समकोण त्रिभुज, अगर पूरा लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और दूसरा मेरे पास है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। अब दोनों त्रिभुजों से हम क्या लगाएंगे, देखो आधार हमसे लंब की बात कर रखा है और आधार हमें दे रखा है, तो अब चाहे तो इसको दूरी को आप कुछ भी मान लीजिए। बीसी को मैंने माना x मान लिया, बीसी को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब ए बी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब लाल बटा कक्का से चलेंगे तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। वो आधार हमें दे रखा है, तो लंब और आधार किस में आता है, या तो कोट में आता है या फिर आपके टेन में। लंब बटा आधार होता है आपके, लंब आधा बटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। तो लगा दो टेन थीटा दोनों में, तो यहां भी लगा देते हैं। एक तो छोटे वाले के त्रिभुज के लिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहां भी लगा देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको ए बी और आधार दे रखा है पहले वाले के लिए बी सी। ये हो गया इसका लंब ए बी और ये हो जाएगा इसका आधार बी सी। और कोण का मान देखा 60, और 60 का मान क्या होता है, 60 का मान होता है आपके पास √3, और 45 का 30 का मान होता है 1/√3। लंब कितना दे रखा है, दोनों में दे रखा है आपका ए बी, और आधार देखो हमने इसका आधार बी सी लिया और बी सी का मान रखो तो बी सी का बी सी रख दो। एक बार √3 ए बी बटा एक्स गुणा कर देते हैं, वजन गुणा, तो ये हो जाएगा x का मान निकालते हैं हमें, x की वैल्यू तो हमें ए बी चाहिए, तो हम ए बी का मान रख लो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x√3। x को रूट से किया, ए बी को x से, तो ए बी का मान आ जाएगा x√3। सेम इधर आ जाओ, इसमें लंब क्या दे रखा है, लंब देखो लंब आपका दोनों में सेम ही ए बी, और आधार देखो इधर x पूरा आधार होगा, यहां से लेके यहां तक हमने x माना, तो ये पूरा कितना हो गया 40 + x। जो बड़े वाले का पूरा जो आधार होगा वो हो जाएगा 40 + x, तो यहां रख देंगे हम 40 + x। वापस कर दो वजन गुणा, ए बी को √3 से किया, ए बी √3 ए बी लिख दो, और एक को 40 + x से करेंगे तो 40 + x ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको आप चाहे समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 1 के अंदर हमें x का मान नहीं चाहिए, ए बी का तो मान चाहिए, तो x का मान रख लो। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ए बी बटा √3 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x का मान। हमें x से मतलब नहीं है, हमें ए बी से मतलब है, तो x को इधर रख लो और ए बी को वैल्यू रख देते हैं। अब इसमें समीकरण 1 माना था आपने, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पे, या इसको दो बनना, समीकरण 2 में x का मान रख दो, तो ये √3 का √3 ए बी का ए बी बराबर 40। x का मान क्या आ रहा है अपने पास, ए बी बटा √3, तो यहां रख देंगे हम ए बी बटा √3। फिर इसको सोल्व कर लो, बट्टी वाले जोड़ हो रही है, a को √3 से गुणा किया, √3 को 40 से करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। a को ए बी से करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, तो ये हो गया आपका √3 ए बी बराबर 40, √3 गुणा में इधर आएगा, सॉरी बट्टे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3 ए बी, और ये हो गया 40 √3 + ए बी,
√3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab, ये प्लस का भी इधर आएगा तो माइनस का ab, क्योंकि ab को अलग कर लेते हैं, बराबर 40√3। अब 3 में से एक ab जाएगा तो बचेगा आपका 2ab और 40√3, ये 2 गुणा उधर गए तो भाग में, तो ab बराबर हो जाएगा 40√3 बटा 2, 2 से 40 कट जाएगा आपका 20√3। मतलब कि ab है, आप इसको बोल सकते हैं, और आगे इसको करना चाहते हैं तो वैसे इतना बहुत है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक बहुत है। आप 20√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आगे रखो तो इसका 1.732 वैल्यू रख के आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक बेस्ट है। ab बराबर 20√3, तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 20√3। इसका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु की मतलब होता है भुजा, जिसकी समान भुजा हो, उस त्रिभुज की आपको रचना करनी है। और आगे लिखा हुआ है, जैसे मैं चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर की, आप इस ऐसे डायग्राम बना दो, इसे मान लो 6 सेंटीमीटर का बनाना है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, समबाहु है, तो सबसे पहले स्केल से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो। क्वेश्चन नंबर आपका 9 वाला, ठीक है। फिर आपको ये भी 6 लेनी है, तो प्रकार 6 खोल लो और यहां रख के एक चाप काट दो, यहां रखा प्रकार, ऐसे चाप काट दी, और यहां रखो प्रकार, फिर एक चाप काट दो, इधर भी 6 का काटना है, यहां भी 6 का और यहां भी 6 का रख के चाप काट दो दोनों साइड से ऐसे, जहां कटा वहां नाम दो आप सी, या नाम दिया आपने ए और ये दिया आपको बी। तो सबसे पहले क्या करोगे, रचना भी करोगे तो ऐसे लिखोगे, सब सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर बिंदु ए से प्रकार की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर बिंदु बी से प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर की चाप काटा, जहां दोनों चाप कटे उसे नाम सी दिया, और सी को आप ए और बी से मिला देना। जैसे ए बी को मिलाया तो फिर अब आगे बोला है, इस तरह आपका ट्राइंगल तो बन जाएगा, लेकिन आगे एक चीज वो बोल रखी है कि अन्य त्रिभुज रचना करना, एक त्रिभुज आपको और बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है, जिसकी संगत भुजाओं की 2/3 है। तो मतलब आपको एक त्रिभुज और बनाएंगे, जो इस त्रिभुज का क्या होगा 2/3। तो सबसे पहले क्या करो, 2/3 है ना, इसमें देखो बड़ा नंबर कितना है, तो बड़ा नंबर आपके 3, तो वापिस आपको एक रेखा खींचनी है, और न्यून कोण से 90 की नहीं होनी, सीधी नहीं होनी चाहिए, न्यून कोण 90 से कम कितनी चलेगी, फिर इसके बड़ा कितना है 3, तो 3 चाप काट दो 3 चाप काट दिया। फिर तीसरे को जो नीचे रहेगा, नीचे बड़े जितने चाप काटने, जैसे इसको ए दिया, A1 A2 और A3, 3 को लास्ट में जो बड़ा नंबर होता है इतना चाप काटने, और जो नीचे नंबर होता है उसको लास्ट वाले से ऐसे मिला देते हैं। फिर आपने पहले क्वेश्चन किया था समांतर खींचनी, इसके समांतर 2 का है ये रहा, इसके समांतर एक लाइन यहां से आपको इसे समांतर खींचनी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया वैसे करनी है। फिर इस रेखा से यह बिंदु आ जाएगा एक आपका, फिर इस रेखा के समांतर, जो रेखा दिख रही है इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर भी एक आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है प्रकार से, तरह कैसे खींचोगे, यहाँ से चाप काटा, फिर यहाँ चाप काट के, वो पूरा तरीके वाइज करना है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया प्रकार होता तो मैं भी आपको पूरा बना के समझा देता। आगे इसका चैप्टर करेंगे तब हम उसको पूरा समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचे जो एक दूसरे के समांतर हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचो, पहले तो इस तरह से खींच दिया, फिर क्या करना है, एक वृत्त ये लो 4 सेंटीमीटर खींच दिया इधर, आगे लिखा हुआ है इस वृत्त पर इस ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे के समांतर हो। मतलब कि 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे के समांतर हो, मतलब ऐसे एक तो इधर आनी चाहिए, एक इससे आनी चाहिए, या फिर एक इधर आ गई तो दूसरी इधर आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो सबसे पहले इसको पूरे को मिला दो, फिर यहां पर भी आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट भी 90 डिग्री कोण बना दो, और इस वाले पॉइंट पर भी आप 90 डिग्री का कोण बना लो ऐसे प्रकार से। तो आपकी इस तरह से इस पर खींच जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि ये केंद्र बिंदु हो गया,
त्रिज्या को दोनों साइड मिला दिया आपने, केंद्र से दोनों साइड मिला, सीधी रेखा से मिला दो, इस वाले पॉइंट पर भी आप 90 का कोण बना दो और इस वाले पॉइंट पर भी आप प्रकार से या चंदे से 90 का कोण बना दो। फिर आपके दोनों इस पे क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका 11, बहुत क्वेश्चन अभी तो 11 पहुंचे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज के सर्वांग सम होंगे। अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं आपके, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन है, डेश्वर का क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन डेश्वर से ही है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, ये आपके दो समरूप त्रिभुज बना दिए, एक ये लो, थोड़ा आराम से कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब आपका तो होगा, जो आगे आने वाले उनके लिए भी काम आ जाएगा। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, हाँ, और हमें इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले सर्वांग सम और समरूप में अंतर क्या होता है, वैसे दोनों लगभग जैसा होता है, लेकिन अभी मैंने समरूप को पहले बताया था कि उनका आकार मतलब दिखने में एक जैसा होना चाहिए, और चाहे बराबर भुजा हो नहीं हो वो अलग की बात है, वो हम बाद की कंडीशन देखेंगे। लेकिन सर्वांग सम में क्या होती है, कोण और भुजाएं एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए और इसकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी, तभी वो आपका सर्वांग सम होता है। तो आपके पास एक से क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वैसे ऐसे कोण बराबर कर सकते हैं। अगर हमें इसकी भुजाएं भी क्या करनी है, तीनों भुजाएं बराबर करनी है। इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज अपने पास। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने छठे लेसन में एक पद में पढ़ी थी, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी उन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होती है। अभी बताता हूं, जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब दोनों का बराबर है। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है या इसका x है, तो इसका भी क्या होगा, x। तो x, इसका भी x है तो इसका भी x हो जाएगा, और ये पूरा कटेगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 1। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। अब देखो एक पद में थी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हमें तीनों भुजाओं को हमेशा सिद्ध करना है। हमें यह लिख देता हूं कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ये लाना है, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। ये हमें सिद्ध करना है, ये तीनों चीजें हमें लानी है इस डायग्राम से। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब आगे लिखा हुआ आपका भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है पद में, तो इसकी भुजा ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ए बी का स्क्वायर, अब इसका क्षेत्रफल कितना आया था अपने पास, इसका क्षेत्रफल आया था अपने पास ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अगर इस मान लो इसका स्क्वायर है तो इसका जो आंसर है वो तो 1 देर का है, और ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू, अगर दोनों पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर ए बी बटा पी क्यू, गुणा कर देते हैं वजन, तो पी क्यू या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू। ये लाना है, ए बी बराबर पी क्यू। ऐसे आपको सेम अब की बार क्या रखनी है यहाँ पे भुजा, दूसरी बार में क्या रख देंगे, यहाँ भुजा रख देंगे, यहाँ पे इसकी ले लेंगे बी सी बटा क्यू आर, सेम। फिर हम तीसरी ले लेंगे ए सी बटा पी आर, फिर तीनों भुजाएं आपके आ जाएगी बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी था इस क्वेश्चन को। एक बार आप ए बी बटा ले लेना, ये वाली भुजा ले ली दोनों की, फिर ये वाली ले लेना, फिर आपके 30 भुजा लेना। ये पर में आपके 6.8 या 7 के लगभग ऐसा कुछ पर में है, एक बार देख लेंगे इसको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। एक शंकु के छेदक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, एक शंकु का है, ये शंकु का छेदक इस तरह होता है,
से मान लो शंकु की तरह ही होता है आपका, ये शंकु के छिनक। आगे लिखा हुआ है छिनक की तिर्यक ऊंचाई, ये दे रखी है आपको तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं इसको, दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है वर्तीय सिरों का परिमाप या परिधियां, जो वर्त दे रखे हैं उनकी परिधि दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और आपके इसकी दे रखी है परिधि इस पूरे की वो दे रखी है आपका 18 सेंटीमीटर, और इसकी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। और इसका निकालना छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वो होता है शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। अब इसमें R1 नहीं दे रखा, हमें परिधियां दे रखी है, ये दोनों परिधियां हैं। तो पहले परिधियों से हम R निकाल लेते, त्रिज्या निकालते हैं। परिधि का सूत्र होता है, अभी हमने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में किया था 2 पाई R, और 2 का परिधि कितनी रखी है आपकी 18, तो बराबर हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, और दूसरे में दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर। 2 का 2, पाई का मान 22/7, और आर का मान हमें पूछा है बराबर आपका 18 सेंटीमीटर। ये उधर भेज दो सबको, ये आर का आर हो जाएगा, तो यहाँ भी आर का मान सेम ही है, तो ये 2 गुणा 22, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22 तो आ जाएगा नीचे, और 7 आ जाएगा आपका ऊपर। सेम इधर में भी 2 गुणा 22 तो आ जाएगा नीचे, और 7 आ जाएगा आपका ऊपर। इसको कर लो सॉल्यूशन आराम से। 2 का आधा 6 का आधा 3, 3 7 21/22। इसको भी कर लो, 2 का 18 का आधा 9, तो क्या 9 7 63, ये हो गया 63/22। ये हो जाएगी आपके R1 तो 63/22, और R2 हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 21/22। पाई का मान 22/7, एल का मान 4 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा आपका 63/22 और 21/22। सिंपल सा कर लेते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेकर करोगे तो आएगा 22। अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला आप सेम का सेम वैसे का वैसा रख दो। 63 और 21 हो गए आपके, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 84/22, और यहाँ आपका 22 गुणा 4/7, 22 से 22 कट गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 4 गुणा 12, 12 चौक 48, तो आपका जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो इस लेसन का पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन दे रखा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। 2 घन है आपके, ये साफ करता हूं, 2 घन दे रखे, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64। इस तरह से आपका घन बना हुआ 2, इस तरह से 2 घन है, दोनों घनों का जो आयतन है वो दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनों का आयतन कितना दे रखा है, घनों का आयतन दे रखा है बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला है घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब ये वाली फलक, अगर मैं इस रूम की बात करता हूँ तो जो सामने दीवार दिख रही है, अगर इस दीवार को तोड़ देते हैं तो ये लंबा रूम बन जाएगा। पहले मान लो दोनों घन क्या करते हैं, लेकिन दीवार टूटने के बाद क्या हो जाएगा, वो घनाभ के रूप में बन जाएगा। तो पहले सबसे आप घन की निकालो, तो होता है भुजा क्यूब बराबर 64, तो भुजा आ जाएगी आपके पास, इस क्यूब उठाएंगे तो 64 होता है आपके 4 का, तो इसकी जो भुजा है ना वो प्रत्येक कितनी देर की 4 4 4। देखो अगर इस रूम की बात करते हैं, रूम की अगर दीवार तोड़ दें तो ये जो बीच का गैप खत्म हो जाएगा, तो फिर ये घन, पहले घन था तो बीच की दीवार, जैसे 2 घन टूटे तो जैसे मान लो घन को बीच में सटाएंगे तो घन क्या बन जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, मतलब लंबाई ये वाला दीवार हम दोनों को साथ कर देते हैं इस तरह से, तो ये घन नहीं, ये क्या बन जाता है, फिर ये लंबा हो जाता है, ये बन जाता है आपका घनाभ। तो फिर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो
हाइट, अगर इस दीवार को तोड़ेंगे लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबाई में कुछ फर्क आएगा? हाइट में केवल लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, मतलब लंबाई 4 थी 4 इसकी, तो जो लंबाई है ना वो तो हो जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, अगर इस चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ऊंचाई में कुछ फर्क पड़ेगा, वो आपके रहेंगे आपके 4 4। फिर निकालो आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 का 2, लंबाई 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, 8 गुणा 4, 4 गुणा 4 और 4 गुणा आपका 4, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख दो। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32, 16 दूनी 32, 32 32 64, 64 और 6 70 का 70 का 0 असल का 7, 7 3 8, ये इनको जोड़ लो, फिर आपका जो भी आंसर आएगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 2 8 और 2 10, 3 4 5 6 7 1 8, 3 3 6 7 असल का 8, तो ये कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है। निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 कॉलम बना लो, पहले 2 तो दे रखा है, तीसरा कॉलम बना लो, एक्स का दे रखा है, एफ का दे रखा है, एक्स एफ, एक्स का मान दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, और एफ का मान दे रखा है 2 4 5 2 4 5 4 2 2 4 2 2। हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालो। कैसे निकालेंगे, एफ एक्स गुणा कर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 4 4 का 16, 5 और 2 10, 6 दूनी 12। सूत्र क्या होता है, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एफ एक्स का योग कितना आएगा, 8 2 10 5 15 6 21 21 और 2 23 का 3 असल का 1 2 3 4 4 और 2 6, 63 बटा एफ का मान आ रहा 2 4 6 4 10, 6 5 11 4 15 तो 17 2 19, 19 19 का भाग दो 63 के अंदर, तो आपका जो 19 तो आपका लगभग 3.31 ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद में आपका ये 15 क्वेश्चन था। अब आते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन दे रखा है, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 2 आपके हरे कंचे। तो पहले लिख दो कौन कौन से आपको जो दे रखे हैं। एक डिब्बे में 8 तो लाल, लाल हो गए आपके 8, सफेद हो गए आपके 5 और हरे हो गए आपके 2। तो कुल कितने हो जाएंगे, तो गए 8 4 12 13 2 15 कंचे, आपके टोटल कंचे हो जाएंगे 15। फिर क्या पूछा है, लाल होने की प्रायिकता, लाल कितने अपने पास 8, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 8 और कुल परिणाम बराबर 15। प्रायिकता का सूत्र लगो, फिर लिखो अनुकूल परिणाम बराबर 8 और बट्टे में 15, ये आ जाएगा आपका 8/15। फिर पूछा हरा नहीं हो, हरा नहीं, हरा कितने हैं 2 नहीं है, फिर हरे नहीं होंगे तो फिर क्या हो सकते हैं, लाल और सफेद हो सकते हैं। वो लाल और सफेद आपके 8 3 2 10 3 13/15, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। पूरा करना अनुकूल परिणाम वगैरह कुल प्रायिकता सूत्र वगैरह लगा के। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। मतलब अगर हम 6 की टेबल बोलते हैं, 6 12 18 24 30 36, ये टेबल कहाँ तक बोलनी है, हमें 40 तक बोलनी है। फिर 40 तक बोल के फिर हमें क्या करना है, उन जो वैल्यू आएगी लास्ट की, उन सभी जो टेबल हमने बोली जो 6 6 12 12 6 18 18 इसे सबको जोड़ जोड़ के हमें बताना है, योग निकालना है। तो हमें देखो 6 की टेबल निकालेंगे तो 6 12 18 24 ऐसे आपकी चलती रहेंगी, 40 तक है तो हो सकता है 6 गुणा 40 लास्ट में 6 गुणा 40 भी आ सकती है। डाइट भी कर सकते हो, अगर आपको ये डाइट नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले n का मान निकालो, n का मान निकालने के बाद में फिर आप SN वाला फॉर्मूला लगा के कर लो। n का मान आपको दे रखा है, मतलब लास्ट पर निकालना है। अगर 2 सूत्र होते हैं आपके,
तो पहले हम मान लो n का मान निकाल के कर लेते हैं। तो पहला मान आ गया आपका एक बराबर ए का मान हो गया 6 और डी का मान भी हो गया आपका 6। ए बराबर भी 6, पहला पद 6 और इन दोनों के बीच का अंतर है वो भी 6। तो हम निकाल लेते हैं कि कितने पद होंगे, 40 पद होंगे। और जो लास्ट वाला पद है वो क्या है वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो लास्ट का पद कैसे निकालेंगे, 6 24 240। जो लास्ट का पद होगा वो 40वां पद होगा। पहला पद तो लास्ट का पद हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 240। तो डायरेक्ट लगाओ सूत्र n/2 योग निकालने का सूत्र, SN ज्ञात करने का, बड़ा n/2 a प्लस ए एन को हम बोलते हैं लास्ट का पद और ए को बोलते हैं पहला पद। ए का मान कितना है अपने पास 6 और एन का मान कितना है अपने पास 240 और एन का मान है कितने पद दे रखे 40 पद बच्चा। तो 40/2 मतलब कि आपका आ जाएगा 20 और 6 और 40 हो जाएंगे 246। 246 को 20 से गुणा कर दो, कितना आता है, 0 से करेंगे तो 0, 2 को 6 से किया 12, 2 को 4 से किया 8, एक असल का 9, 2 को 2 से किया 4, मतलब जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 49/20 मतलब 4920। अगर पूरा करोगे तो पहले एन का मान निकाल लो, फिर एन का मान निकालो, 40वां पद क्या होगा, ये 40वां पद होगा। अगर डायरेक्ट सूत्र लगाओगे तो इस फॉर्मूला लगा के भी आप, अगर इस फॉर्मूला लगा के भी आप इसका सूत्र निकाल लो। अगर 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है तो आप इससे पहले इसका फॉर्मूला लगा के ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है अपने पास डायरेक्ट आ गए 240 तो डायरेक्ट कर लिए हमने। फिर आपका इसका 18वां क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखा हुआ है सूत्र, इसमें दे रखा त्रिभुज बना दिया आपने, ये त्रिभुज है ए बी और ये आपका सी। इसके पॉइंट दे रखे हैं, एक तो दे रखा 2 और 3, इसके बाद में माइनस का 1 और 0 और इसके बाद में आपका दे रखा है 2 और माइनस का 4। फिर हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो सिंपल सा त्रिभुज का इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका वैल्यू देते हैं और त्रिभुज का सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है आपका, याद करने का ट्रिक होती है 23 31 12। तो सबसे पहले को 1/2, ठीक है, फिर यहां लगा दिया अपने ब्रैकेट x1, फिर यहाँ x2 और यह हो गया x3, तीनों मान x1 x का मान तीनों रख देंगे, फिर y का मान, इसमें प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब x का मान लिख दिया हमने, y का मान कैसे याद करेंगे, तो पहले आएगा 23, फिर आएगा 31, फिर आएगा 12। तो 23 का मतलब होता है y का मान 2 और y का मान 3, y का मान 2 में से y का मान 3 घटा देंगे और y का मान 3 में से y का मान 1 घटा देंगे और y का मान 1 में से y का मान 2 घटा देंगे। ये होता है इसका फॉर्मूला याद करने का शॉर्ट में, क्योंकि बड़ा एक्स वाई में कंफ्यूजन रहती है तो उसको फॉर्मूला से करेंगे तो इजी में हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये जो वैल्यू है उसमें रख देते हैं 1/2 का 1/2। ये अपना क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आ गया 1/2। फिर है x1 का मान कितना है 2, तो यहां रख देंगे 2। फिर x1 x2 का मान है माइनस का 1 और x3 का मान है 2, ये रख दिया हमने सब x वाले मान, ठीक है। अब y की वैल्यू रख देते हैं इसमें, देखो y की वैल्यू सबसे पहले 2 और 3, y का मान 2 कौन सा है 0, इसमें 0 दे रखा है तो y का मान 2 तो अपने पास 0 और 3 क्या है, 3 है आपके माइनस का 4, माइनस का 4 है तो यहाँ रख दें माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पहले 0 माइनस का था और माइनस का 4 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 4। फिर y3 का मान कितना है, y3 का मान वापस आपके माइनस का 4, फिर माइनस का चिन्ह और y1 का मान कितना है आपके पास 3, तो यहाँ रख देंगे हम 3। तो फिर अगले में क्या है y1 का मान है 3 और y2 का मान अपने पास 0, तो यहाँ रख देंगे हम 0। सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक सोल्व करते हैं, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस को 4 को गुणा करें, माइनस में 4 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 7, माइनस के 7 को माइनस से 1 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 7, 3 में 0 गए तो 3 को 2 से गुणा किया 6, फिर 8
7 15 5 20 और 21, 21 और ये आपका 1/2, 2 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 21/2, या इसको आप 10.5 भी लिख सकते हैं। ये किताब का क्वेश्चन है इजी सा, मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन ही है ये इस चैप्टर का, जो पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 21/2 उसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनका कक्षा के छात्रों को प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए गए तो इनका माध्य ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्य किसे ज्ञात करते हैं? तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप 2 कॉलम तो दे रखे और तीसरा कॉलम आप बना लेते हैं। देखो एक तो दे रखा प्राप्तांक और दूसरा दे रखा है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, इसको हम f मान लेते हैं। और दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक आपके दे रखा है। इसके बाद इसके 4, 28, 42, 20 और 6। फिर हम निकालते हैं, नया कॉलम बनाते हैं, वो होता है आपका CF का। नया कॉलम बना लेंगे हम CF। तो CF में सबसे पहले 4 का 4, 28 और 4 32, 32 को 42 से जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4 और 3 7, 20 हो जाएगा 74, 10 84, 10 94 और 94 और 6 हो गया आपका 100। बड़ा इजी से वैल्यू आ गई। तो लास्ट में आती है उसको हम बोलते हैं n का मान, n का मान आ गया 100। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद लिख लो, वो होता L + n/2 - CF। ये होता है आपका माध्य का फॉर्मूला, F और गुणा में H। L का मान हो गया n/2 आया अपने पास 100, 100 का आधा n/2 निकालेंगे तो n/2 हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 50। अब इस CF में देखेंगे 50 से छोटा और 50 से बड़ा, 50 से छोटा तो ये तो हो जाएगी आपके CF, और बड़े वाले को पूरे कॉलम को एक बार हम ब्लॉक कर देते हैं, जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से ले लेंगे। F वाले कॉलम से तो F ले लेंगे और ये लास्ट वाले कॉलम से हम L ले लेंगे। जो निम्न वर्ग होता है ना, L का मतलब निम्न वर्ग, वर्ग अंतराल क्या, निम्न वर्ग। तो ये हो गया आपका L का मान। L का मान हो गया अपने पास 20, L का मान हो गया 20, n/2 का मान आया अपने पास 50 माइनस CF का मान आया अपने पास 32, तो ये रख दिया हमने CF का मान 32, और F का मान आया अपने पास 42, तो यहाँ रख देंगे हम 42, और लास्ट बच गया अपने पास H। H का मतलब होता है इन दोनों के जो बीच का अंतर है, वो होता है आपका H का मान 10। एक बार देख लो इसका क्वेश्चन है 42, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 में से 32 20 के 20, ये हो गया आपके 8 18, फिर बट्टा 42 गुना 10, 9 से 3 से काट दे, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो गए 6 10 और काट दो 7 बार, और ये कट गया 3 बार। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30/7 और 20, तो 20 + 30/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बच के 2, फिर लग गया पॉइंट, हो गया 0, 7 दूनी 14, फिर बच के 6, 7 7 7 56, तो ये हो जाएगा 20 + 4 24 + 2 8। इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 + 2 8। इसका 19 क्वेश्चन हो गए। फिर इसका 20वां क्वेश्चन दे रखा है। 19वां तक और 20वां तक कोई भी इसके अथवा में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन है, एक बार देखो कैलकुलेशन का मिस्टेक हो तो थोड़ा देख लेना, बाकी इसमें सिंपल से क्वेश्चन है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट, 10वां लेसन है स्पष्ट रेखाएं की रचना है, उस स्पष्ट रेखाओं वाले लेसन से आ रखा है। केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T है, एक केंद्र O वाला वर्त है, और इसके जो बाहर दे रखा है वर्त पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु T, बाह्य बिंदु मान लो कोई यहाँ से एक बिंदु T से स्पर्श रेखाओं पे दो स्पर्श रेखाएं खींची, मान लो यहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची गई TP और TQ। आगे लिखा हुआ है सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, PTQ, PTQ ये वाला कोण,
आगे लिखा हुआ किसके बराबर है, दुगुना है। ओ ये हो गया आपका ओ पी और क्यू, जो यहां से जो कोण बनेगा ना आपका इस तरह से, इस कोण का क्या होता है, ये आधा होगा, ये इसका डबल होगा, मतलब ये एक होगा तो ये कितना होगा, दुगुना होगा इसका। अब कैसे करना है, और एक चीज में दे रखी है कि ये दो रेखाएं हैं आपकी स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज लगती है इसकी वैल्यू करने में, तो चाहे तो आप इसके 1 2 3 4 इस कोणों का नाम दो। इसका कोण 1 दिया, इस कोण को 2 दिया, इस कोण को 3 नाम दो, इस कोण को आप 4 दो, तो आप इजी में समझाएंगे। अब देखो करना क्या आपको, पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब कोण 1 किसके बराबर है, बराबर 2, 2 का 2, कोण ओ पी क्यू, दुगुना, दुगुना वाला है ना 2, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब 4 नंबर वाला कोण है उसका ये क्या है, 4 वाला कोण का दुगुना है, वो 1 वाला होगा। अगर 4 वाला कोण 90 का होगा तो ये 180 का होगा। अगर ये 10 का होगा तो ये फिर आपका 4 वाला कोण, अगर 4 वाला कोण 10 का होगा तो एक कोण आपका 20 का होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमेशा लिख दो कि दो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, पी टी बराबर है क्यू टी, ये वर्त की स्पर्श रेखा है। अगर इस दोनों रेखाएं बराबर है तो अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू टी, मतलब त्रिभुज कौन सा बन रहा है, पी क्यू टी, ये आप एक त्रिभुज सा बना हुआ है। तो त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज कौन सा बन गया, ये त्रिभुज बन गया अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपके समान। अब समद्विबाहु में 3 कोण 1 2 3, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का जो योग होगा वो होगा आपके पास 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है, हमें देखो किस किस से मतलब है, और कोण, ये कोण जो ये रेखा आती है तो कोण 3 ये क्या करेगा, ये पूरा कोण होता है 90 डिग्री का, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस और कोण 4, इन दोनों का जो मान होता है वो होता है 90, क्योंकि ये वर्त की स्पर्श रेखाएं 90 का कोण बनाती है। अब देखो 3 और 4 तो गए 90 के, हमें क्या रखना है इधर, देखो याद रखना 1 और 4 से करेंगे तो हो जाएगा 180/2, कोण 180 को 2 से गुणा करेंगे बट्टे में आ जाएगा तो कोण 1/2 आ जाएगा 2, और ये कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 से 2 काट देंगे 90। अब कोण 3, तो कोण 4 बराबर 90 माइनस कोण 1/2। अब कोण का जो 4 का मान आया वो क्या आ गया आपके 190, 4 बराबर, ये 4 गुणा में 2 बटे में इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा आपका, तो कोण आपका जो हो जाएगा ना वैल्यू हो जाएगी, तो कोण 2 इसका डबल हो जाएगा कि ये 4 कोण 1, और इसका 4 से बदले बटे में आएगा तो ये इसका डबल हो जाएगा। अगर चाहे तो इससे पहले बट्टे वाले जोड़ के कर लो, इसको सोल्व फिर काट देना, तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये बट्टे में 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो कोण 1 ना वो कोण क्या हो जाएगा 4 का, ये बट्टे में 2 इधर आएगा तो आपका गुणा में हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो 180 को एलसीएम लेके। फिर इसका सेकंड 21वां क्वेश्चन है, अभी 2 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर इसका 21 दे रखा है, 21 में दे रखा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है। एक दे रखा है x + y बराबर 14, x + y बराबर 14, और एक दे रखा है x - y बराबर 4। इतने इजी क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। अगला लिखा हुआ है, इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों समझा दूंगा। पहले इसमें ग्राफ बनाना तो इसके वैल्यू रख दो, x को मैं ये रख रहा हूँ तो ये 14 का 14, ये प्लस का y उधर कहता हूँ माइनस का। अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो x बराबर y बराबर क्या रख देते सबसे पहले, तो मैंने y बराबर रख दिया 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 - 1, तो x का मान आ जाएगा वो अपने आ जाएगा 13। फिर हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में फिर समीकरण 1 में y बराबर 2 रख देते हैं, तो y का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 14 - 2, मतलब कि x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12। फिर 3 रखेंगे तो समीकरण y बराबर 3 रखने पे तो हो जाएगा 14x बराबर 14 - 3, मतलब कि 11, x का मान हो जाएगा 11। इस तरह से तीनों मान आ जाए, बड़ा इजी से क्वेश्चन है। इसी तरह सेकेंड वाला रख दो, तो यहाँ x बराबर 4, ये माइनस का y उधर गया तो प्लस का y, तो वापस वही समीकरण नंबर 2 देंगे इसको और y का मान रख देंगे, पहले 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 1, तो ये
x बराबर हो जाएगा 5। फिर y बराबर 2 रख देंगे तो x बराबर आपका 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर y बराबर 3 रख देंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू रख देंगे। फिर इसका सिंपल सा एक ग्राफ बनाना आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन था ग्राफ वाला। फिर इसका ग्राफ बनाओगे तो फिर इसका अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो बड़ा इजी क्वेश्चन थे। एक तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन दे दिया, बुक का पहला क्वेश्चन है, और एक आपका 7वां या 8वां क्वेश्चन है। दोनों इजी इजी क्वेश्चन है, दोनों बता देता हूं आपको, जो क्लास में भी चर्चा की थी वो क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस लाना कि इसको रूट के अंदर है, तो लाएंगे क्या, कोशेक माइनस कोट। एक तो ये वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करो, रूट में जब भी संख्या आती है कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हरों का परिमीकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, और कोशेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन, और ये होगा कोस बटा साइन। अगर आपको नहीं आ रहा तो दोनों साइड में साथ सोल्व कर लो, और दोनों साइडों में लास्ट में बराबर प्रूफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो गया 1 माइनस कोस। मतलब इस वाले फॉर्मेट का इसका आंसर ये आ सकता है, 1 माइनस कोस लाना है, ये साइन लाना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, बट्टे में प्लस का चिन्ह है, हरों का परिमीकरण करेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस कोस ऊपर भी गुणा और 1 माइनस कोस नीचे भी गुणा। ये नीचे वाला ऊपर वाला देखो 2 बार आ गया, 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला दे रखा है आपको a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चाहे तो इसको ए का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखो ऊपर वाला तो हमारा सेम सेम से मिल गया, लेकिन नीचे वाला क्या बदला है, 1 माइनस को स्क्वायर दे रखा है, तो इसको बदल देते हैं हम साइन के अंदर। तो क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो ये कोस प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो ये सेम ये रहा, तो इसके जब क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर रख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस बटा साइन स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोस बटा साइन। अब ये साइन किसके बटे में, ये 1 के बटे में और कोस के बटे, तो 1 के बटे लिख दे तो हो जाएगा 1 बटा साइन, और कोस के बटे में लिख दे तो कोस बटा साइन। 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन होता है कोसेक, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। तो ये हो जाएगा आपका कोट। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोसेक माइनस कोट। इसको आपने ऐसा चेक किया कि इस हिसाब से, वरना ये आंसर है तो ये लिख के जाओ। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, साइन प्लस कोसेक का स्क्वायर, साइन प्लस कोसेक का स्क्वायर प्लस कोस प्लस सेक का स्क्वायर लाना है हमें, 7 प्लस 10 कोट। तो 7 लाना है, तो 7 पहले इसको साइन कोस को पहले हम लगा लेते हैं फॉर्मूले से। हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 7 प्लस 10 लाना है, 7 भी लाना है 10 भी लाना है कोट भी लाना है, नंबर लाना है 7। तो नंबर साइन कहाँ से आते हैं, तो वह a प्लस बी से फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कोसेक प्लस कोसेक का स्क्वायर। फिर इधर वाला लगा देंगे, ए का मतलब कोस का स्क्वायर प्लस 2 गुणा कोस गुणा सेक प्लस सेक का स्क्वायर। अब देखो सब में देखो साइन, एक तो ये रहा साइन स्क्वायर और एक होता है कोस स्क्वायर। अभी बताया मैंने कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक। तो यहां से हमें पहले एक मिल जाएगा, फिर यहां इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 गुणा साइन गुणा कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है आपका 1 बटा साइन के रूप में। तो फिर साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपका 1 प्लस 2, 2 1 का 2। फिर आगे चलते हैं, फिर कोसेक का कोसेक रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट में इसको चेंज करेंगे, इससे भी हमें एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 2 इंटू कोस, और
इंटू सेक का उल्टा होता है आपका कोस, तो कोस से कोस ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी हमें 2 फ्री मिल जाएंगे। फिर लास्ट बच गया अपने पास सेक स्क्वायर। इस किताब का सबसे इजी क्वेश्चन है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। कोसेक किसका होता है, हमें 5 तो मिल गया, अभी 2 और लाना है, 10 और कोट में लाना है इसका, 10 स्क्वायर प्लस कोट में लाना है, तो 5 इसको बदलते हैं कोस में, तो 5 का 5 और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट का स्क्वायर, और सेक को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 का स्क्वायर। तो 5 6 और 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये लाना था हमें आंसर। तो ये था इसके दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने। फिर इसका लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, इतना इजी क्वेश्चन दिया बहुलक वाला। लास्ट एक फाइनल क्वेश्चन है आपका, इसका मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, जो आपके बहुलक का क्वेश्चन दे रखा है। लिखा हुआ है 10 से 25, 2 कॉलम बना देते हैं फिर इसके, चलो यही बनाते हैं, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। 1 और ये 2 क्वेश्चन, 2 कॉलम बना दिए अपने। यहाँ लिखा हुआ 10 से 25, और इसको आप वर्ग अंतराल मान लो, और इसको आप एफ वाला या बारंबारता बंटन एफ मान लेते हैं। 25, 25 से 40, 40 से 55, और 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। देखो 15 का गैप आ रहा, 15, 25, 15, 40, 40 और 15, 55, 55 और 15, 70, 70 और 15, 85, 85, 15, 100। 15 का गैप आ रहा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ये हो गए आपके इसके एफ का मान। और बहुलक का पहले सूत्र ले लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 और आपका F2, और ब्रैकेट के बाहर आपका H से गुणा कर देते हैं। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब F1 ये से कहाँ से लाएंगे, जो सबसे बड़ा होता है F वाले कॉलम में उसको हम बोलते हैं F1, और इसके ऊपर वाला आपका 0 और नीचे वाला F2। F1 वाले में जो वर्ग होता है निम्न वर्ग, उसको हम मानते हैं L, और जो इसका गैप होता है उसको हम कहते हैं H। तो सबकी वैल्यू आ गई, उसमें वैल्यू आपको रख दो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन वो भी दे रखा है, उसको माध्य ज्ञात करना है। इसका एक बता रहा हूँ, एक आपको ट्राई करना, माध्य सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। तो फिर इसमें दे रखा है L का मान दे रखा है 40, 40 प्लस F1 का मान दे रखा है 44 माइनस 20, 44 माइनस 20, 2 का 2, 44 को गुणा करेंगे। F0 का मान कितना आ रहा है, F0 का आ रहा है 20, और F2 का मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 26, और H का मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 15। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर ले। 44 में से 20 गया तो बच गया अपने 24। फिर आपका इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 88, 88। 20 को 20 से गुणा करेंगे 40, 40 और 6 हो गए आपके 46। 88 में से 44, 46 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो ये हो गया 42। और ऊपर आपका दे रखा 24 और गुणा में दे रखा 15, और ये प्लस का 40 का 40। इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। 3 5 की 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42 होता है। फिर और काट लो 2 से 7 बार, और ये कट गया आपका 12। 12 को 5 से किया 60, 60 बटा 7, 40 प्लस 60 बटा 7, 7 तो 7 49, 7 8 56, 7 8 56, बच गए 4, हो गए 0, 7 5 35, 7 5 35, 35 का 5 और बच गई 5, 7 49, तो ये हो गए 40 और 48.57, ये आएगा इसका आंसर 48.57। आप इसे पेपर को हमने कम से कम 2 ढाई घंटे से सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और बाकी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें।